हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी 12th मैथ्स बुक का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। रितेश मैथमेटिक्स चैनल के माध्यम से अब आप लोगों को एनसीईआरटी के प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें ख़ास बात ये है कि अब आप लोगों को एनसीईआरटी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एग्ज़ाम्पल्स का भी सॉल्यूशन मिलेगा। आपके बुक में जो एग्ज़ाम्पल्स है उनके भी सॉल्यूशन हम आपको लोगों को प्रोवाइड कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपको ज़रूर मज़ा आएगा और बेहतरीन लगेगा। और अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और ज़रूर आपको अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। समझिए, आज से शुरुआत है। तो अभी जो हम लोग कुछ स्टूडेंट के डिमांड है के आधार पर हम लोग जो वेक्टर से शुरुआत करते हैं, यानी एक्सरसाइज 10.1 से, ठीक है। तो वेक्टर का टॉपिक जो अभी हम लोग उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के साथ, सॉल्यूशन के साथ। एग्जाम्पल्स का भी हम लोग करेंगे और एक्सरसाइज का भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, ये 10.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। चलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, समझे। मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा। किसको? तो डिस्प्लेसमेंट को। कितना है डिस्प्लेसमेंट? 40 किलोमीटर है। डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर है। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर चुका है 40 किलोमीटर। और इसका जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, डायरेक्शन दिखा दीजिए। आप लोगों को हम बताते हैं डायरेक्शन कैसे लिया जाता है। ध्यान से देखिए। इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम लोग साउथ बोलते हैं, इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, है ना। ये डायरेक्शन है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए डायरेक्शन जो है यहाँ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इस डायरेक्शन को समझने की बात है। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ऑफ साउथ, ऑफ के बाद जिसका चर्चा रहता है एंगल उसी के साथ बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, यहाँ वेस्ट और साउथ का चर्चा है। तो वेस्ट और साउथ एंगल इसी के बीच में बनेगा। वेस्ट और, यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन में वेस्ट और साउथ का चर्चा है। तो जो एंगल बनना होगा वो इसी वेस्ट और साउथ के बीच बनेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, वेस्ट और साउथ के बीच एंगल बनाना है। ये बात आपको पता चल गया। अब देखना है कि वेस्ट और साउथ में भी किसके साथ रहेगा, वेस्ट के साथ रहेगा कि साउथ के साथ रहेगा। तो ये बात समझने के लिए आपको देखना है कि यहाँ ऑफ के बाद कौन है, वेस्ट ऑफ साउथ। ऑफ के बाद कौन है, साउथ। तो ऑफ के बाद जो रहता है एंगल उसी के साथ बनाते हैं। यानी एंगल ऑफ के बाद यहाँ साउथ है तो साउथ के बाद एंगल बनेगा, साउथ के साथ एंगल बनेगा। यानी एक वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया और साउथ के साथ इसका जो एंगल है वो हमने 30 डिग्री दिखा दिया, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्वेश्चन में 40 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यही हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। वेस्ट ऑफ साउथ, तो वेस्ट और साउथ के बीच में ही रहना है। लेकिन रहना किसके साथ है, वेस्ट के साथ कि साउथ के साथ, ये समझने के लिए आपको ऑफ के बाद देखना है कौन है। ऑफ के बाद कौन है यहाँ,
साउथ है तो एंगल बनाइएगा साउथ के साथ। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। पहला क्वेश्चन बन गया, अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर, यानी पता करना है ये जो मेजरमेंट दिया है नीचे में वो किस तरह के क्वांटिटी का मेजरमेंट है। वेक्टर क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है उससे, कि स्केलर क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है। ये जितने भी अभी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी ऑप्शन में आपको पता करना है कि मेजरमेंट किसका है, वेक्टर क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है कि स्केलर क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ देखिए 5 सेकेंड, आपको पता है सेकेंड जो है वो टाइम का मेजरमेंट होता है और टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। यानी पहला का आंसर मिल गया। 5 सेकेंड जो टाइम को शो करता है और टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो चाहे मीटर क्यूब हो, ये सब चीज़ आपको पता है वॉल्यूम को शो करता है। और वॉल्यूम भी कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए फिर, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 10 न्यूटन। न्यूटन आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स। और फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपको पता है ये स्पीड का यूनिट होता है, स्पीड, स्पीड। और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना। फिर देखिए 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट होता है, डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ग्राम मतलब मास और सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, मतलब मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी को शो करता है, ठीक है। फिर अगला है देखिए 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। यहाँ देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा है और डायरेक्शन की भी बात कर रहा है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी ये हो गया वेलोसिटी। 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ये मैग्नीट्यूड की बात हो गया और ये नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो गया। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, इसका मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है। और वेलोसिटी जो है आपको पता है कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो वेक्टर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है, ये ऐसे सिर्फ इसकी बात करेंगे तो स्पीड होगा, लेकिन स्पीड में अगर डायरेक्शन की बात हो जाए तो वेलोसिटी हो जाता है। और वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अभी हमने आपको ये समझा दिया। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए। अब ये फिगर बना हुआ है, अब इस फिगर को देख के आपको पता करना है कि विच ऑफ द वेक्टर्स आर, इस फिगर को देख के पता करना है कि कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर हैं, कौन कौन वेक्टर इक्वल हैं और कौन कौन वेक्टर को इनिशियल हैं, ये पता करना है। सबसे पहले हम लोग कोलिनियर के बारे में पता करते हैं। कोलिनियर सबसे पहला आंसर जो है हम लोग कोलिनियर का देते हैं कि इसमें कोलिनियर कौन कौन है ना। ध्यान समझिए, कोलिनियर का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, कोलिनियर का मतलब होता है कि वेक्टर जो है या तो पैरेलल होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल। मतलब वेक्टर या तो पैरेलल होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल, ये सब जो है कोलिनियर होता है। कोलिनियर मतलब वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए, उसको कहते हैं कोलिनियर। वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम होना चाहिए या तो अपोजिट होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो आप इस फिगर में देखिए कि किस किस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और अपोजिट है, तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ जो वेक्टर ए है ये अपवार्ड है, यहाँ जो वेक्टर सी है वो भी अपवार्ड है, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। लेकिन ये जो डी है वो डाउनवार्ड है, मतलब अपोजिट हो गया। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये अपोजिट है, तो सेम और अपोजिट दोनों डायरेक्शन वाले जो हैं कोलिनियर के अंदर आ जाएंगे।
तो ए और सी का डायरेक्शन सेम है, डी का अपोजिट है। इसका मतलब ए और सी पैरेलल हुआ और इस पैरेलल वाले के साथ यह डी जो है वो एंटी पैरेलल हुआ। तो सेम डायरेक्शन वाला और अपोजिट डायरेक्शन वाला सब के सब जो है कोलिनियर हो जाएगा। इसका मतलब कोलिनियर के अंदर वेक्टर ए आएगा, वेक्टर सी आएगा और वेक्टर डी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला ढूंढना इक्वल वाला बात, इक्वल। ठीक है, कि इक्वल वेक्टर कौन होता है। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब सेम हो जाए। मतलब देख लीजिए, ये जो दोनों वेक्टर खींचे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है। इसी तरह के वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और लेंथ भी सेम होना चाहिए, उसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। तो पता करिए इस फिगर में आपके पास 1 2 3 4 वेक्टर है, तो कौन कौन है जिसका डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है। तो आपको पता चलेगा ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर सी है, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है। जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा यह है, डायरेक्शन भी सेम है दोनों का, दोनों अपवार्ड की तरफ है, और जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा सी है। इसका मतलब यहाँ फिगर में ए और सी जो है वो इक्वल वेक्टर है, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर बोल सकते हैं। अब तीसरा डिमांड किसका है, को इनिशियल का। को इनिशियल, ठीक है, को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब बच्चों होता है, को इनिशियल का मतलब जो वो सारे के सारे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकलता हो, वैसा वेक्टर जो सेम पॉइंट से निकलता हो, सेम पॉइंट से निकलता हो, उसको को इनिशियल बोलते हैं। सेम पॉइंट से निकलने का मतलब सबका टेल एक जगह होना चाहिए। टेल जैसे कि ये है ना, ये इसको टेल कहा जाता है, इसको हेड कहा जाता है। ये है टेल और ये है हेड। तो अगर वेक्टर का टेल एक जगह हो, वेक्टर का अगर टेल एक जगह हो, उसको को इनिशियल कहते हैं। तो इस फिगर में गौर से देखिए, तो ये जो है ये इस पॉइंट से वेक्टर सी भी निकल रहा है ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से वेक्टर बी भी निकल रहा है इधर लेफ्ट की तरफ, और इस पॉइंट से वेक्टर डी भी निकल रहा है नीचे की तरफ। ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट, अगर इस पॉइंट का अगर हम नाम ए दे दें समझाने के लिए अगर आपको, तो इस पॉइंट ए से जो है सी भी निकल रहा है अपवर्ड की तरफ, इस पॉइंट से बी भी निकल रहा है इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ, और इस पॉइंट से डी भी निकल रहा है डाउनवर्ड की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ए वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, सब एक ही पॉइंट से निकल रहा है। ए वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर सब एक ही पॉइंट से निकल रहा है। इसका मतलब इन सबको हम क्या कहेंगे, को इनिशियल कहेंगे। मतलब सी, बी और डी जो है वो हमारा सब क्या हो गया, को इनिशियल हो गया। एक बात ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, को इनिशियल का मतलब होता है एक ही पॉइंट से शुरू होना चाहिए। ये जो पॉइंट ए है यहीं से सी भी निकल रहा है, यहीं से डी भी निकल रहा है और यहीं से बी भी निकल रहा है। तो ये सी वाला वेक्टर, ये डी वाला वेक्टर और ये बी वाला वेक्टर जो है वो को इनिशियल हो जाएगा। एक बात थोड़ा और समझ लीजिए इस केस में, ठीक है ना। अब को इनिशियल में एक बात और आप शामिल कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सी, बी और डी को इनिशियल है, सी के इक्वल भी तो है ए, सी के इक्वल भी तो है ए। तो आप को इनिशियल में ऐसा भी कह सकते हैं कि सी, ए, बी, डी सब को इनिशियल ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि सी जो है वो ए के इक्वल भी है। तो आप कह सकते हैं सी, ए, बी और डी भी क्या है, को इनिशियल है। यानी वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर डी भी क्या हो जाएंगे, को इनिशियल के अंदर आ जाएंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते। ए को इसलिए शामिल कर लिए क्योंकि रीज़न आपको पता है, क्योंकि ए और सी यहाँ पर क्या है, इक्वल वेक्टर है, इसलिए शामिल कर लिए। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग आपको क्या किया, अभी उस चैप्टर के जो भी एग्जाम्पल्स था उसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब एक्सरसाइज 10.1 के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आप लोगों को करके देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर और ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर और ये डायरेक्शन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए डायरेक्शन बना लीजिए पहले।
इस तरीके से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना। देख लीजिए डायरेक्शन को थोड़ा देखिए तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा इसी दोनों के बीच में, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा इसी दोनों के बीच में, लेकिन किसके साथ होगा, ईस्ट के साथ होगा कि नॉर्थ के साथ होगा, ये समझो। देखो ऑफ के बाद कौन है, नॉर्थ, ऑफ के बाद कौन है, नॉर्थ, तो ये जो एंगल बनाना होगा वेक्टर का वो नॉर्थ के साथ बनाएंगे, मतलब नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये हुआ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की बाद ऑफ के बाद नॉर्थ है, तो नॉर्थ के साथ एंगल बनाया जाता है। ईस्ट और नॉर्थ, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ही, ईस्ट के बीच होगा कि नॉर्थ के बीच में होगा, ईस्ट के साथ होगा कि नॉर्थ के साथ होगा, ये बात देखने के लिए आपको देखना है कि ऑफ के बाद कौन है, ऑफ के बाद कौन है, नॉर्थ, तो यहाँ नॉर्थ के साथ आप एंगल बनाइएगा। और कितना किलोमीटर का था, 40 किलोमीटर का, तो ये वाला लेंथ मान लीजिए, इस वेक्टर का जो लेंथ है इसको 40 किलोमीटर हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट, है ना। 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, 40 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ रिप्रेजेंट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज में, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आपको देखना है कि कौन सा इसमें जो मेजरमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी का है और कौन सा स्केलर क्वांटिटी का है। देखिए यहाँ 10 kg है, kg आपको पता है मास का होता है, मास का यूनिट होता है kg, और मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको ये बात पता है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है ये 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर ये डिस्टेंस है और नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस के साथ जैसे ही डायरेक्शन आया मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के साथ जैसे ही डायरेक्शन आया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। 2 मीटर डिस्टेंस है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो उसको जैसे ही डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आएगा वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये देखिए 40 डिग्री है, डिग्री मतलब एंगल को शो कर रहा है, और एंगल आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये 40 वाट, वाट आपको पता है फिजिक्स में पढ़ते हैं, वाट जो पावर का यूनिट होता है, और ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर क्या है 10⁻19 कूलम, कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज, और चार्ज भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, याद होगा ये आपको यूनिट, ये किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस पर ध्यान देना है ना। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, और एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पर आते हैं, फिर लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब फिर से स्केलर वेक्टर क्वांटिटी देखना है। यहाँ देखिए टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर, ठीक है। डिस्टेंस ये भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ये भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फिर है फोर्स, फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन, वर्क डन बराबर फॉर्मूला पता है, फिजिक्स में यूज़ करते हैं F.S यूज़ करते हैं, और डॉट लग गया मतलब कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, यानी वर्क भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वर्क निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है, और डॉट प्रोडक्ट खुद एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर यहाँ देखिए इस फिगर को देखना है और आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द, इस फिगर को देख के कोइनिशियल ढूंढना है, इक्वल ढूंढना है, और कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर ढूंढना है लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पहला का आंसर देते हैं। पहला में है कौन, कोइनिशियल। कोइनिशियल का मतलब आपको पता है ना, कोइनिशियल का मतलब अभी तुरंत हम आपको बताए थे,
को इनिशियल का मतलब जो हुआ वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए, टेल। तो ढूंढिए टेल किसका किसका एक जगह है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा गौर से देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा ए मान लीजिए, इस पॉइंट को गौर से देखिए। देखिए इस पॉइंट से इधर की तरफ वेक्टर ए निकल रहा है और इधर की तरफ वेक्टर डी निकल रहा है। तो यहाँ ए पर कह सकते हैं कि ए का भी टेल है और डी पर डी का भी टेल है। वेक्टर ए का भी टेल यहाँ पर है और यहाँ पर वेक्टर डी का भी टेल है। तो इस पॉइंट पर इन दोनों वेक्टर का टेल हो गया। इसका मतलब ए और डी क्या हो गया, को इनिशियल हो गया। ए और डी जो है वो को इनिशियल हो गया, ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड में, और किसी का टेल है इसमें एक जगह, देख सकते हैं। तो आपको लगेगा किसी का दो वेक्टर का टेल जो है इसमें एक जगह नहीं है, तो को इनिशियल नहीं होगा। अब बात करना है सेकंड में इक्वल वेक्टर का। इक्वल वेक्टर का मतलब आपको पता है, इक्वल मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। इक्वल मतलब डायरेक्शन भी सेम और लेंथ भी सेम। इक्वल मतलब डायरेक्शन भी सेम और लेंथ भी सेम। थोड़ा गौर से देखिए तो आपको लगेगा, देखिए ये जो वेक्टर डी है ये भी डाउनवर्ड है और ये जो वेक्टर बी है यह भी डाउनवर्ड है। यह वेक्टर बी डी यह भी डाउनवर्ड है और यह वेक्टर बी यह भी डाउनवर्ड है और सेम लेंथ का है। इसका मतलब डी और बी जो है वो इक्वल हो जाएगा। वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। लेकिन अगर ये वेक्टर ए देखें और वेक्टर सी देखें तो यह इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर ए जो है वो इस डायरेक्शन में है और वेक्टर जो सी है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सिर्फ यही दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ डी जो है किसके साथ इक्वल हो गया, बी के साथ इक्वल हो गया। मतलब यह जो डी है वो बी के साथ इक्वल हो गया। तो को इनिशियल में अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे इससे पहले आपने कहा था कि सिर्फ ए और डी को इनिशियल है। जब ए और डी को इनिशियल है और डी अगर बी की इक्वल है तो को इनिशियल में आप ए डी और बी को भी शामिल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर इक्वल रहेगा तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो अभी आपने को इनिशियल देख लिया, इक्वल देख लिया। अब थर्ड नंबर में देखना है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ढूंढिए कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब हुआ या तो पैरेलल होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल, पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, ठीक है। एक बात समझिए, इक्वल नहीं चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए इसका मतलब पैरेलल नहीं चाहिए। कोलिनियर में दो ही टाइप का वेक्टर होता है, या तो पैरेलल होता है या तो एंटी पैरेलल। ध्यान सुनिए बात को, कोलिनियर में दो ही टाइप का वेक्टर होता है, या तो पैरेलल होता है या तो एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। उस दोनों में भी कह रहा है कि इक्वल नहीं लेना है। इक्वल नहीं लेना है मतलब पैरेलल वाला नहीं लेना है। तो लेना कौन है, एंटी पैरेलल वाला। तो ढूंढिए कि इसमें एंटी पैरेलल में कौन कौन है। एंटी पैरेलल में आपको ए मिल जाएंगे और एंटी पैरेलल में आपको सी मिल जाएंगे, क्योंकि ए राइट की तरफ है और सी जो है वो लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन है। तो ए और सी जो है वो कोलिनियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल है। इसलिए पैरेलल वाला भी होता है कोलिनियर में, लेकिन एक बात जो लिख दिया है यहाँ नॉट इक्वल, इसलिए हम लोग को पैरेलल वाला को छोड़ना पड़ा है। तो सिर्फ एंटी पैरेलल वाला को लेंगे, जो ए और सी एंटी पैरेलल है। ए राइट की तरफ है और सी जो है वो लेफ्ट की तरफ है। तो कोलिनियर बट, थोड़ा यहाँ पर आंसर कर देते हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल का जो आंसर है वो वेक्टर ए और वेक्टर सी है, ठीक है। चलिए अब इस आगे का काम करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग एज अ ट्रू और फॉल्स। अब जो है ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है समझिए, कहता है वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। वेक्टर ए का मतलब अगर ऐसा हुआ, अगर आप इसको वेक्टर ए बोलते हैं तो माइनस लगाने का मतलब डायरेक्शन बदल जाना होता, मतलब माइनस ए ही हो गया, है ना। माइनस लगाने से वेक्टर का लेंथ नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर वेक्टर ए नीचे की तरफ था तो माइनस लगाएंगे तो वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर वेक्टर इधर की तरफ है, माइनस लगाएंगे तो वेक्टर इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो माइनस लगाने से सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाता है। अब देखिए डायरेक्शन बदल गया, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एंटी पैरेलल हो गया। डायरेक्शन बदल गया मतलब इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। और आपको पता है एंटी पैरेलल वाला वेक्टर कोलिनियर तो होता है। इसका मतलब ए
वेक्टर और माइनस ए वेक्टर कोलिनियर है, ये बात ट्रू है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना, यानी ए और माइनस ए जो है वो ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ए और माइनस ए जो है वो एंटी पैरेलल होगा, इसलिए। अब आगे कहता है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। गलत बात है। दो कोलिनियर वेक्टर, दो, ये दोनों भी कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। लेकिन क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो जैसे देखिए, ये और ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर हैं, लेकिन क्या, क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा ही होगा। तो यहाँ जो कह रहा था कि कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, ये बात फॉल्स है ना। वेक्टर कोलिनियर होने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेम हो भी सकता है, लेकिन गारंटी नहीं कह देना है कि सेम होगा ही होगा। कोलिनियर वेक्टर अगर है तो मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ऑलवेज नहीं कह सकते, तो ऑलवेज वाला बात में ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कहता है अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो क्या वो कोलिनियर होगा? मैग्नीट्यूड सेम होना, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए तो एक वेक्टर यह है, मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो 4 मीटर का है, ध्यान सुनिएगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो देख लीजिए इस डायरेक्शन में, ऐसे की तरफ, है ना। और एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, और इसका भी लेंथ मान लीजिए 4 मीटर का है ना। तो यहाँ जो आपको एक वेक्टर यह दिख रहा है और ये जो दूसरा वेक्टर दिख रहा है, आप गौर से देखिए, इस वेक्टर को ए मान लीजिए जो ऐसे तिरछा ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस वेक्टर को बी मान लीजिए जो ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है। आप देखिए गौर से, इन दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये ना, यह दोनों वेक्टर ना तो पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल है। जब तक पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो वेक्टर पैरेलल होगा या वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, इस बात का गारंटी नहीं है। देखिए ना, यहाँ पर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। यह भी 4 मीटर लंबा है, यह भी 4 मीटर लंबा है, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए इस तरीके से तिरछा ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका डायरेक्शन देखिए एकदम नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो ये दोनों वेक्टर ना तो पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो वह कोलिनियर होगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो वो कोलिनियर होगा, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है ना। तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोलिनियर हो ही जाएगा। अभी आपको दिखा दिए। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है ना, हमारे पास अब ये क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इस वाला का एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए थर्ड वाला का एग्जाम्पल अगर और कोई देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, और हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम लेकिन कोलिनियर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये वेक्टर मान लीजिए इस वेक्टर का लेंथ जो है वो 6 मीटर का है ना। और एक वेक्टर यह मान लीजिए, इसका भी लेंथ मान लीजिए 6 मीटर का है ना। देखिए ये राइट की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये दोनों ही वेक्टर जो है वो कोलिनियर नहीं होगा। कारण है क्योंकि यह दोनों वेक्टर ना तो पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट था कि मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो वेक्टर कोलिनियर होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि कोलिनियर होने के लिए वेक्टर को सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। कहता है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कहता है अगर दो कोलिनियर वेक्टर हो जाए, कहता है अगर दो कोलिनियर वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो वह वेक्टर इक्वल हो जाएगा, है ना। एक बात समझिए, वेक्टर इक्वल होने का मतलब होता है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी लेंथ दोनों सेम होना चाहिए, इसको बोलेंगे इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लेंथ सेम हो गया और डायरेक्शन सेम नहीं हुआ
तो ये अनइक्वल है, यह इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल होने का मतलब होता है डायरेक्शन के साथ साथ लेंथ भी सेम होना चाहिए। इस केस में जैसे देखिए डायरेक्शन सेम, लेंथ सेम था लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अब इस आधार पे देखिए कहता है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखिए यह भी कोलिनियर है, यह भी वेक्टर कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि यह भी पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है, तो पैरेलल वाला भी कोलिनियर है, यह भी कोलिनियर है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो जाए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो क्या वो इक्वल होगा? नहीं मेरे भाई, अगर ऐसा होगा तब तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तो इक्वल नहीं होगा। तो देखो यह भी केस में, इस केस में भी मैग्नीट्यूड सेम है, कोलिनियर है, और इस केस में भी मैग्नीट्यूड सेम है और कोलिनियर है। लेकिन इस केस में मैग्नीट्यूड सेम है और कोलिनियर है तो वो इक्वल है, लेकिन इस केस में मैग्नीट्यूड सेम है और कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो और उसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो वह इक्वल होगा ही होगा। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है ना, क्योंकि यह भी कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम है तब इक्वल है, लेकिन यह भी कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहा और वेक्टर कोलिनियर रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर इक्वल ही हो जाएगा, अनइक्वल भी हो सकता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको 10.1 एक्सरसाइज वेक्टर का पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से कर दिया। और एक बात मित्रों ध्यान रखिए, अगर किसी को इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होता है तो आप बेधड़क मेरे से कभी भी किसी भी टाइम जो है सॉल्यूशन को बेहतर ढंग से दोबारा पूछ सकते हैं आप। लेकिन कभी भी इस बात को घबराइएगा नहीं कि सर आपने ठीक ढंग से समझा नहीं पाया। बस आपको खुश रहना है और सोचना है कि हर एक बार आपको एक बात याद रखिए, हर एक किसी से अलग और बेहतरीन सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप चिंता ना करें और मज़े लें और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ें और जो वीडियो का जो ग्रोथ है वो आप लोग थोड़ा करवाएं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।